भारत यह देश कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस देश में कई साम्राज्य का उत्थान हुआ तो कई साम्राज्य का पतन। आज हम एक ऐसे ही साम्राज्य के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो भारत पर पूरे 1500 सालों तक शासन किया। उस साम्राज्य का नाम है चोल साम्राज्य। चोल राजवंश 300 ईसा पूर्व से 1258 ईस्वी तक चला। चोल राजवंश भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश रहा है जो 1500 वर्षों तक शासन किया। चोल साम्राज्य का पहला जिक्र 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के पुरालेखों में मिलता है। उस समय के चोल राजवंश को प्रारंभिक चोल के तौर पर जाना जाता था। इस वंश की उत्पत्ति को लेकर स्पष्ट फैक्ट मौजूद नहीं है। 3वीं शताब्दी के आसपास पल्लव और पांड्य राजाओं का शासन विस्तार पा रहा था। उस समय प्रारंभिक चोल काफ़ी छोटे स्तर पर थे। जब पल्लव और पांड्य अपनी ताकत के चरम पर पहुंचे तब प्रारंभिक चोलों का लगभग पतन हो ही गया था। उस समय वे पल्लवों के अधीन होकर उनके सामंत की तरह काम करने लगे थे। इसके बाद पूर्व मध्यकाल में पल्लव और पांड्य के बीच शक्ति का काफ़ी विस्तार हो गया था। इसके चलते दोनों राजवंश के बीच राजनीतिक सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। उस समय पल्लव और पांड्यों के बीच संघर्ष का फायदा उठाकर चोल राजवंश के संस्थापक विजयालय चोल ने कावेरी नदी के डेल्टा के पास तंजावुर में अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। उन्होंने वहां के तत्कालीन राजा को हराकर विजयालय ने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था और यहीं से चोल राजवंश अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं चोल वंश के प्रमुख राजाओं के बारे में। पहला विजयालय। विजयालय 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया। आदित्य प्रथम विजयालय साम्राज्य का शासक बनने में सफल हुआ। उसने राजा अपराजित को हराया और साम्राज्य ने उसके शासनकाल में भारी शक्ति प्राप्त की। उन्होंने बंधुओं के साथ पांड्य राजाओं पर विजय प्राप्त की एवं इस क्षेत्र में पल्लवों की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया। राजेंद्र चोल। यह शक्तिशाली राजा चोल का उत्तराधिकारी बना। राजेंद्र प्रथम गंगा तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से गंगा का विक्टर कहा जाता था। उनके शासनकाल के बाद राज्य में व्यापक पतन देखा गया। राजा और राजेंद्र चोल के समय हुआ साम्राज्य का खास विस्तार। इस राजवंश में 985 ईस्वी में सत्ता हासिल करने वाले राजा प्रथम के कार्यकाल में चोल राजवंश का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। राजा प्रथम को अरुलमोझी वर्मन के नाम से भी जाना जाता था। राजा प्रथम एक प्रकार की उपाधि थी जिसे राजाओं के राज के तौर पर माना जाता था। इन्हीं के शासनकाल के दौरान चोल राजवंश की कार्यप्रणाली और राजनीतिक प्रणाली में अहम बदलाव देखने को मिले थे। इन्हीं के शासनकाल के दौरान राजा सम्राट बनने लगे थे। राजा प्रथम के बेटे राजेंद्र चोल थे। उनके शासन के दौरान इस राजवंश का काफ़ी विस्तार हुआ था। उन्हें गंगईकोंडा चोल के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि इन्होंने गंगा नदी के किनारे 1025 में बंगाल के पाल वंश के राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उनका नाम गंगईकोंडा नाम पड़ा। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम नामक शहर की स्थापना की थी जिसे वर्तमान में तिरुचिरापल्ली कहा जाता है। राजेंद्र चोल ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। राजेंद्र चोल भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर जीतने वाले चुनिंदा सम्राटों में से एक थे। उन्होंने इंडो चाइना, थाईलैंड और इंडोनेशिया में युद्ध लड़ा था। 36 लाख वर्ग किलोमीटर में चोल साम्राज्य का शासन था। मैदानी इलाकों के अलावा इस वंश के राजाओं ने समुद्री मार्ग को भी जीता था। चोल राजवंश की सेना की इकाइयों को मुख्य तौर पर मनुराई और महासेनाई के नाम से जाना जाता था। सेना की 3 शाखाएं थी। पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी सवार भी शामिल थे और इसके अलावा राजवंश के पास ताकतवर नौसेना भी थी। पूरे चोल राजवंश की सैन्य क्षमता करीब 1.5 लाख तक मानी जाती है। नौसेना के दम पर चोल राजवंश ने कोरोमंडल और मालाबार तटों पर चढ़ाई कर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। इसी की शक्ति के आधार पर चोल राजवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर मलक्का जलडमरू मध्य तक समुद्री व्यापार पर अपनी नियंत्रण स्थापित किया था। बर्मा और सुमात्रा के तमिल में शिलालेख मिले हैं। इससे भी चोल राजवंश की नौसैनिक क्षमता का अंदाजा लगाया जाता है।
वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में भी चोल राजवंश के राज के प्रमाण मिलते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड में राजाओं को देवता के रूप में देखा जाता है, जिसे चोल राजवंश की छाप माना जाता है। चोल राजवंशों ने अपने समय में कई मंदिर बनाए और चोल वंश के समय में मंदिरों का स्वर्णिम काल कहा जाता था। उनमें से कुछ मंदिरों का नाम हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। पहला है विजाले चोलेश्वर, बालासुर मान्य, नमेश्वर, मूवर कोइल, कोरनदत्ता, तिरुवलीश्वरम, उत्तर कैलाश, वेदनाथ, राजराजेश्वर, कंगईकोण चोलपुरम, ऐरावतेश्वर, रंपहेश्वर। चोल साम्राज्य के दौरान निर्मित मंदिरों की वास्तुकला की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, चोलकालीन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। इन मंदिरों के भीतरी भाग जहां देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। विमान, चोलकालीन मंदिरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस अवधि के दौरान विशालकाय विमानों का निर्माण किया गया था। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर को 1987 में, जबकि दशासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर और गंगईकोण चोलपुरम के मंदिर को 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो अब बात करते हैं कि चोल राजवंश में राज्याभिषेक कैसे होता था। चोल साम्राज्य राजवंश प्रणाली पर आधारित थी, यानी इसमें उत्तराधिकारी का नियम था। अपने जीवन काल के दौरान ही राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देता था। उत्तराधिकारी को युवराज कहा जाता था। युवराज को जब सत्ता हस्तांतरित की जाती थी तो उसे निवर्तमान राजा उसे सिंघौल सौंपता था। पिछले साल ही हमारे देश के नए संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तब नए संसद भवन में सिंघौल स्थापित किया गया, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। चोल राजवंश का पतन 1216 ईस्वी के आसपास होयसल राजाओं ने चोल इलाकों में दखल देना शुरू किया था। होयसल दक्षिण के एक राजवंश से थे। उस समय पांड्य राजाओं ने फिर से अपनी सेना को संगठित किया और अपनी जमीन वापस लेने के लिए चोल राजाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। 1279 ईस्वी में राजेंद्र द्वितीय के समय चोल साम्राज्य के सैनिक पांड्यों से हार गए और चोल साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था। आज भी क्यों महत्व है चोल साम्राज्य? 9वीं से 13वीं शताब्दी के शुरुआती दौर को देखें तो पता चलता है कि अपने सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य मोर्चे की बदौलत चोल राजवंश दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का सुपर पावर था। उस समय किसी भी राजवंश या साम्राज्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इनका डट के मुकाबला कर सके। सभी चोल राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजराजा चोल और उनके बेटे राजेंद्र चोल हैं। इन दोनों राजाओं के बारे में यह प्रसिद्ध था कि हर उगते सूर्य के साथ इनके राज्य का विस्तार हुआ है, जिन्होंने प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद करीब 2 शताब्दियों तक न केवल एक मजबूत प्रशासन की नींव रखी, बल्कि निर्माण कला और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया और अपने शासन प्रशासन के कामकाज में अहम फैसलों में राजा संबंधित विभागों के प्रमुखों से परामर्श लिया करता था। चोल साम्राज्य के दौरान जिस तरह से कला, साहित्य और मंदिरों का निर्माण हुआ, उससे मालूम होता है कि उसके राजाओं में धर्म के प्रति गहरी आस्था थी।